अध्याय 1 में आपने देखा अवंती नगरी में एक अभूतपूर्व घटना घटी। जब महाराज विक्रमादित्य ने गर्व से विक्रम चरित्र श्रेष्ठ की घोषणा की तो 16 वर्षीय मनमोहिनी ने उसे मूर्खतापूर्ण कहने का साहस किया। इस चुनौती ने महाराज के स्वाभिमान को ललकार दिया। उन्होंने मनमोहिनी की परीक्षा लेने के लिए उसे अपनी पुत्रवधू तो बनाया, लेकिन सुहाग की सेज के बजाय उसे अंधेरे भूमिगत कारागार की सजा सुना दी। अब मनमोहिनी कैद में है। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो घुटने टेक दे या अपनी बुद्धिमत्ता से महाराज के हठ को तोड़कर अपना कथन सत्य सिद्ध करे। और अब शुरू होता है अध्याय 2। उसे नियमित और उत्तम भोजन मिलता था और साथ में मुखवास के लिए बढ़िया सामग्री भी आती थी। वह जो मांगती वह उसे मिल जाता था। उसके वस्त्र प्रतिदिन धुलकर आ जाते थे और कभी कभी नए वस्त्र भी मिल जाते थे। प्रतिमाह विक्रम की विश्वस्त दासियां अपनी ड्यूटी के क्रम में वहां रहती थीं। उनमें से सुमित्रा और नंदा ने मनमोहिनी की हिम्मत देखकर दांतों तले उंगली दबा ली थी। सुमित्रा मनमोहिनी के प्रति अत्यधिक आकर्षित थी। उसके मन में मोहिनी के लिए एक सहज संभाव सहानुभूति था। वह कभी कभी मनमोहिनी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उससे बातचीत भी कर लेती थी। एक दिन मनमोहिनी ने अपने अलंकारों में से सोने की एक माला निकालकर सुमित्रा को देते हुए कहा, माँ, मैं यह तुम्हें भेंट दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर लेना और मेरा मन मत तोड़ना। सुमित्रा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों में माँ बेटी का सा संबंध बन गया। सुमित्रा के मन में मनमोहिनी के प्रति अपार उदार भाव प्रकट होने लगे। वह उसके दुख को अपना दुख मानने लगी। मनमोहिनी ने एक योजना तैयार की और उसे अंजन, कुमकुम और शलाका के योग से ताड़पत्र पर लिखा। 2 दिन बाद जब सुमित्रा भोजन देने आई तब मनमोहिनी ने कहा, सुमित्रा, 2 दिन बाद मेरे पिताश्री का जन्मदिन है। मैं हर साल इसे मनाती रही हूँ और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। कल वे मुझे भवन में न देखकर बहुत दुखी होंगे। मैं हर साल उनको पान का बीड़ा देती रही हूँ। आज मैं विवश हूँ। देवी, आप चिंता न करें, मैं पान दे आऊंगी। आप पूरा नाम ठिकाना बताइए। सुमित्रा ने तुरंत कहा। मनमोहिनी ने भाव भरे स्वरों में कहा, माँ, मैं धन्य हुई, किंतु नहीं, यह काम मैं तुम्हें नहीं सौंप सकती। क्यों देवी? तुम एक शर्त स्वीकार करो तो मैं कह सकती हूँ। बोलो। मेरे माता पिता यदि मेरे विषय में कुछ पूछें तो यही कहना कि तुम्हारी पुत्री राजभवन में आनंद से है, उसे तनिक भी कष्ट नहीं है। यदि तुम इस कारागार के जीवन का आभास भी करा दोगी तो संभव है वे प्राण त्याग कर दें। देवी, मैं इसकी भनक भी नहीं होने दूंगी। दूसरे दिन सुमित्रा पान का बीड़ा लेकर सेठ सुदंत के भवन पहुंची। सुमित्रा, प्रतिवर्ष के नियमानुसार आपकी पुत्री ने पान का यह बीड़ा भेजा है। चतुर सेठ सुदंत ने तुरंत बीड़ा ले लिया। सेठानी असमंजस में, कैसा पान? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सेठ गंभीर, चुप रहो। आज 5 महीनों बाद पुत्री ने पहली बार संदेश भेजा है, ये गुप्त होना चाहिए। सेठ ने बीड़ा खोला और उसमें से ताड़पत्र निकाला। पढ़ना शुरू किया। पिताश्री, महाराजा ने मुझे शिप्रा नदी के किनारे बने एक भूमिगत कारागार में रखा है। मुझे जो कार्य करना है वह बाहर निकले बिना असंभव है। आप तुरंत महान शिल्पी देवचंद्र से मिलकर इस कारागार से अपने भवन तक एक गुप्त सुरंग बनवा दें। थोड़े में अधिक समझ लें, आपकी पुत्री मनमोहिनी। सेठ ने तुरंत ताड़पत्र के टुकड़े कर डाले और तत्काल अपने बाल मित्र शिल्पी देवचंद्र के पास पहुंचे। सेठ, देवचंद्र, इस कारागार को तुम्हारे पिताश्री ने बनाया था। क्या उसका बेटा उससे निकलने का मार्ग नहीं बना सकता? देवचंद्र आत्मविश्वास से, यह मेरे लिए चुनौती है। मैं इस राज को किसी से नहीं कहूंगा। कुछ दिन बाद देवचंद्र ने सूक्ष्म निरीक्षण कर सुरंग का कार्य शुरू कर दिया। 30 दिन बीत गए। 40वां दिन भी आ गया। 39वें दिन की रात मनमोहिनी के पलंग के नीचे ठक ठक की आवाज आने लगी। वह सब समझ गई। उसने पलंग को खिसकाया और एक छेद दिखा। थोड़ी ही देर में शिल्पी देवचंद्र छेद में से बाहर निकला। देवचंद्र ने बोला, बेटी, तेरे लिए यह सुरंग बनानी पड़ी है। मनमोहिनी चरणों में नत होकर बोली, मुझे आप पर विश्वास था। देवचंद्र ने सुरंग के मुहाने पर तुरंत ढक्कन लगा दिया। रात्रि का 3रा प्रहर पूरा हो रहा था। देवचंद्र बोला, मनु, अब 2 दिन शेष रहे हैं। 2 दिनों में सीढ़ियां, सोपान तैयार हो जाएंगी और सारा काम पूरा हो जाएगा। अब केवल 2 दिनों में तेरी मुक्ति। 2 दिन बाद आधी रात बीत रही थी। सुरंग के ढक्कन खुलने की आवाज आई। देवचंद्र बोला, बेटी, पलंग खिसका, अब मेरे साथ चल। मनमोहिनी तुरंत पलंग खींच लिया। मनमोहिनी तीव्रता से बोली, ऐसे नहीं, कल रात आप मेरे घर की प्रिय दासी सुभद्रा को भेज दें। वो मेरे स्थान पर यहाँ रहेगी और फिर मैं। देवचंद्र बोला, ओह, मैं समझ गया, पर उस खिड़की से यदि दासी ने सुभद्रा को पहचान लिया तो? मनमोहिनी आत्मविश्वास से बोली, नहीं पहचान सकेगी।
मैं कल सारी व्यवस्था कर लूंगी। देवचंद्र नीचे चला गया। अगले दिन प्रातःकाल मनमोहिनी ने सुमित्रा दासी को स्वर्ण का एक कंगन देते हुए कहा। मनमोहिनी बोली, सुमित्रा, मैं कल से धर्म की आराधना प्रारंभ करने वाली हूँ। मैं मौन रहूंगी, किसी से बोलूंगी नहीं। भोजन जल मौन भाव से ले लूंगी, किंतु मेरा यह व्रत किसी को झात न होने पाए, अन्यथा मेरी आराधना में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। सुमित्रा, आपका मौन व्रत कब तक चलेगा? मनमोहिनी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। 40 से 90 दिन तक। सुमित्रा यह सुनकर चौंक उठी। बाप रे, इतना कठोर व्रत किस लिए? मनमोहिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, केवल आत्म कल्याण के लिए। यह सुनकर सुमित्रा के मन में मनमोहिनी के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। उसी रात ठीक मध्य रात्रि में देवचंद्र अपनी दासी सुभद्रा को लेकर वहां पहुंचा। मनमोहिनी ने सुभद्रा को योजना समझाई। सखी, तुम्हें इस व्रत के दौरान पूर्ण मौन धारण करना है। जो भी जरूरत हो तुम उसे एक ताड़पत्र पर लिखकर दासी को दे देना। भोजन, पानी और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था समझाते हुए उसने पूछा, सखी, क्या तुम्हें भय तो नहीं लगेगा? आप यह क्या कह रही हैं? सुभद्रा ने दृढ़ता से कहा, राजा को तो बोधपाठ देना ही चाहिए। मनमोहिनी ने स्नेह से कहा, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। यह कहकर मनमोहिनी अपनी समवयस्क सखी सुभद्रा के गले मिली और चाचा देवचंद्र के साथ गुप्त भूगर्भ मार्ग सुरंग से चल पड़ी। सुभद्रा ने सुरंग का ढक्कन बंद किया। मनमोहिनी के निर्देशानुसार उसने अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतारकर मनमोहिनी के सादे वस्त्र और अलंकार धारण कर लिए। एक ओर मनमोहिनी की यह गुप्त योजना सफल हो गई और वह मुक्ति के प्रकाश में आ गई। दूसरी ओर राजमहल में राजा अभी भी इस धोखे से अनजान था कि उसने जिसे कैद किया है वह राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी दासी है। घर आकर मनमोहिनी सबसे पहले अपने माता पिता से मिली। माता ने उसे हृदय से लगा लिया और पिता सेठ सुदंत भी उसे देखकर गदगद भावुक हो गए। कुछ बातचीत के बाद मनमोहिनी बोली, पिताश्री, अगर मैं इस भवन में रही तो दास दासी मुझे तुरंत पहचान लेंगे। पास में हमारा वह खाली भवन पड़ा है ना? हाँ, पड़ा है, सेठ सुदंत ने उत्तर दिया। उसे कल ही ठीक करवा दें। मेरी 2 सबसे विश्वस्त दासियों को वहां भेज दें। मैं एक योगिनी का वेश धारण कर वहां रहूंगी। योगिनी का वेश? पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे विजय प्राप्त करनी है। महाराजा को सही रास्ता दिखाना है। मनमोहिनी ने अचानक पूछा, पिताजी, युवराज श्री यहीं हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं? मैंने सुना है कि वह यहाँ आ गए हैं, सेठ सुदंत ने बताया। बहुत अच्छा, मेरा काम अब हो जाएगा, मनमोहिनी ने आत्मविश्वास से कहा। दूसरे दिन मनमोहिनी योगिनी का वेश बनाकर पास वाले मकान में चली गई। दुर्भाग्यवश उसी शाम वह रजस्वला हुई, इसलिए उसे 3 दिन तक एक ही कमरे में एकांतवास करना आवश्यक हो गया। योगिनी के वेश में मनमोहिनी का रूप 100 गुना अधिक खिल उठा था। उसने भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की माला पहनी थी और ललाट पर चंदन का भव्य त्रिपुंड तिलक कर रखा था। वास्तव में वह नवयौवना योगिनी इतनी रूपवती और आकर्षक लग रही थी कि कहा जा सकता है उसका रूप इंद्र को भी विचलित करने में सक्षम था। तीसरे दिन रात में जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तब मनमोहिनी ने पिता से कहा, पिताश्री, आप कल सुबह महाराजा से मिलें और उनसे प्रार्थना करें कि परसों वह अपने युवराज पुत्र के साथ यहाँ भोजन के लिए पधारें। सेठ सुदंत ने पूछा, अगर वे आनाकानी करें तो? मनमोहिनी ने दृढ़ता से कहा, अगर वे मना करते हैं तो किसी भी बहाने से आप युवराज श्री को यहाँ आने के लिए अवश्य राजी करके आए। यह हमारा पहला कदम है। फिर क्या करना है यह हम बाद में तय करेंगे। आपके भवन पर आने का एक ही मार्ग है और वह इसी मकान के पास से गुजरता है। मैं झरोखे में खड़ी रहकर उन्हें देख लूंगी। अगर उस समय नहीं देख पाई तो भिक्षा लेने के बहाने घर पर आ जाऊंगी। माता पिता को उसकी पूरी योजना समझ में नहीं आई, पर उन्होंने उस पर विश्वास किया। चौथे दिन मनमोहिनी ने ऋतु स्नान किया और पिता के भवन में भिक्षा लेने आई। मध्याह्न से कुछ देर पहले सेठ सुदंत अपनी पुत्री के पास आए और बोले, महाराजा ने आना तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन युवराज श्री अपने एक मित्र के साथ यहाँ जरूर आएंगे। कब आएंगे? राजसभा समाप्त होने के बाद वे यहाँ आएंगे और शाम तक यहीं रुकेंगे। यह सुनकर मनमोहिनी की आंखें तेजोमय हो गईं। उसकी योजना का पहला भाग सफल रहा था। अगले दिन राजसभा में जाने से ठीक पहले देवकुमार युवराज अपने पिता विक्रम चरित्र को प्रणाम करने गया। राजा विक्रम बोले, पुत्र, आज तुम्हें अपनी ससुराल भोजन के लिए जाना है। देवकुमार आश्चर्यचकित रह गया। मेरी ससुराल? पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? विवाह के बिना ही ससुराल? राजा वीर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ।
मैंने एक दिन एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती कन्या देखी थी। उस कन्या ने मेरे साथ एक शर्त रखी। राजा विक्रम ने आगे बताया, मैंने उस सुंदर कन्या के पास गुप्त रूप से तेरा खड्ग भेजकर विवाह की रीति पूरी की। उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मैंने उसे एक ऐसे स्थान पर रखा है जहां उससे कोई मिल नहीं सकता। यह बात पूरी तरह गुप्त है, तुम भी किसी से मत कहना। राजा विक्रम ने दृढ़ता से कहा, किंतु पुत्र, मैंने जो कदम उठाया है वह बहुत सोच विचार कर उठाया है। तुम निश्चिंत रहो, कल तुम्हें ससुराल जाना ही है। दिन के दूसरे प्रहर से पहले ही राजसभा की कार्यवाही समाप्त हो गई। युवराज देवकुमार अपने मित्र मंत्री पुत्र को साथ लेकर घोड़े पर आरूढ़ हुए और सेठ सुदंत के घर वणिकबाड़ी की ओर चल पड़े। चलते चलते उनकी दृष्टि पास के एक मकान के झरोखे पर पड़ी। वहां एक नवयौवना खड़ी थी। उसको देखते ही युवराज के आश्चर्य की सीमा न रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधाता ने अपने विश्राम के क्षणों में अत्यंत फुर्सत से इस रूप को गढ़ा हो। उसके नयन तेजस्वी थे और उसका रूप लावण्य देवताओं को भी स्वर्ग से धरती पर खींच लाने वाला था। वह क्षण भर के लिए योगिनी के नयनों से देवकुमार के नयन टकराए। वह उसी क्षण झरोखे से हट गई। उसे जो देखना था वह देख चुकी थी। मंत्री पुत्र का घोड़ा तो आगे निकल गया था, किंतु युवराज का अश्व वहीं थम गया। युवराज के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यह रहस्यमयी भवन किसका है? सेठ सुदंत का मकान आ गया। सेठ द्वार पर ही खड़े थे। उन्होंने आदर के साथ युवराज का स्वागत किया। सेठानी ने दामाद का वर्धापन स्वागत सत्कार किया और तुरंत एक रत्नमाला उनके कंठ में डाल दी। मंत्री पुत्र यह देखकर हैरान रह गया कि सेठ सुदंत के घर इतना भव्य स्वागत क्यों हो रहा है। सेठ सुदंत दोनों को एक सुसज्जित कक्ष में ले गए जहां भोजन की शानदार व्यवस्था थी। सभी भोजन करने बैठे, किंतु जब मदभरे नयन टकराते हैं तब भूख, नींद और विवेक ये सब पलायन कर जाते हैं। युवराज देवकुमार की भूख पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, फिर भी लोकलाज के कारण उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया। मंत्री पुत्र युवराज की इस कम भूख को देखकर बहुत हैरान था। भोजन करने के बाद दोनों विश्राम के लिए चले गए। वे दोनों बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ देर बातचीत करते रहे। कुछ ही देर में मंत्री पुत्र गहरी नींद में सो गया। उनकी आंखों के सामने लगातार योगिनी का तेजस्वी चित्र उभर रहा था। मंत्री पुत्र को गहरी नींद में देखकर युवराज धीरे से बिस्तर से नीचे उतरे और कक्ष से बाहर आ गए। उनका मन यह जानने के लिए बुरी तरह बेचैन था कि आखिर यह योगिनी कौन है। उन्होंने एक बार योगिनी के मकान के पास जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी सेठानी की नजर उन पर पड़ गई। सेठानी ने पूछा, युवराज श्री, क्या आपको कुछ चाहिए? युवराज ने बहाना बनाया, नहीं, मुझे दिन में सोने की आदत नहीं। सोचा मित्र से मिल आऊं। आप चाहें तो आपके मित्र को यहीं बुला दूं। नहीं, फिर कभी मिल लूंगा, कहकर युवराज देवकुमार वहां से चले गए। युवराज ज्ञान और बुद्धि में अद्वितीय थे, पर जवानी अपना काम करती है। उस अति सुंदरी योगिनी को देखकर पहले उत्सुकता जगी और फिर तीव्र इच्छा। विक्रम चरित्र के नाम से मशहूर देवकुमार आखिर थे तो एक नौजवान ही। उस सौंदर्य को देखकर मन में खलबली मचना और एक लिप्सा का जन्म लेना स्वाभाविक था। युवराज तुरंत मुख्य द्वार से बाहर निकले और वापस उसी भवन के पास पहुंचे। अरे, यही भवन, यही खिड़की, पर योगिनी कहाँ होगी? क्या वह भोजन कर रही है या विश्राम? युवराज 2 पल खिड़की की ओर देखते रहे। वहां खड़ी एक परिचारिका को देखकर उन्होंने पूछा, योगिनी देवी यहीं रहती हैं? हाँ श्रीमान, वे भताराम से आई हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकी हैं। उनके भक्तों ने यह खाली भवन दिया है, दासी ने बताया। यदि उनसे मिलना हो तो प्रसन्नता से। आपका शुभ नाम? मैं राजा वीर विक्रम का युवराज हूँ। क्षमा करें युवराज श्री, आप कृपया भीतर पधारें, कहते हुए दासी सम्मान पूर्वक रास्ता दिखाते हुए भीतर चली गई। भवन एकदम स्वच्छ और सुव्यवस्थित था। दासी ने युवराज को एक कमरे में बिठाया। आप कुछ देर यहाँ ठहरें, मैं योगिनी देवी की आज्ञा, युवराज ने बीच में ही कहा। खुशी से योगिनी के वेश में मौजूद मनमोहिनी ये सारी बातचीत दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। संवाद पूरा होते ही वह तत्काल अपने कक्ष में जाकर मृग चर्म पर बैठ गई। दासी के पूछने पर उसने आज्ञा दी, जा युवराज को यहाँ भेज दे। दासी तुरंत मुड़ी। युवराज ने योगिनी के खंड में प्रवेश किया। उनके सामने बैठी मृग चर्म पर आसीन योगिनी का रूप लावण्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके मुख से शब्द नहीं फूट रहे थे। अंततः उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें योगिनी जी, आपकी इस तेजस्वी जवानी और अद्वितीय सौंदर्य को देखकर मेरे मन में एक भीषण कुतूहल जागा है।
योगिनी ने एक भेदी मुस्कान के साथ प्रश्न किया। कुतूहल, क्या एक सन्यासिनी के सौंदर्य पर आपका ध्यान जाना ही अप्राकृतिक नहीं है युवराज श्री? उनकी यह हंसी इतनी आकर्षक और वेधक थी कि युवराज के हृदय की धड़कन बढ़ गई। वह बोली, युवराज श्री, मैंने अभी तक संसार का त्याग नहीं किया है, बल्कि मैं एक बड़े लक्ष्य की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हूँ। मैं समझा नहीं, मेरे माता पिता दूर देश में सुखी और समृद्ध हैं। मेरा उन पर और मेरे छोटे भाई पर अपार स्नेह है, इसलिए किसी दुख या विवशता से घबराकर मैंने संसार त्याग का विचार नहीं किया। तो फिर? युवराज की बेचैनी बढ़ी। योगिनी ने अपने स्वर को और गंभीर करते हुए कहा, इस सन्यास के पीछे मेरे जीवन का एक गहन गुप्त अध्याय छिपा है। नीति शास्त्र का अभिमत है कि अपरिचित व्यक्ति के समक्ष जीवन के गुप्त पृष्ठ की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि जिस असाधारण कार्य की पूर्ति के लिए मैंने यह गुप्त वेश धारण किया है वह कार्य यहाँ पूरा हो जाए। अधीर युवराज ने बीच में ही दृढ़ता से कहा, देवी श्री, मेरे हृदय की जिज्ञासा तीव्र है। यदि आप अपनी गुप्त बात मुझे कहेंगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। मैं आपकी हर कसौटी पर खरा उतरूंगा। योगिनी 2 क्षण तक विचारमग्न होकर बैठी रही, फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और सीधे युवराज की आंखों में देखते हुए बोली, तब तो आपके समक्ष मुझे अपने जीवन का अध्याय खुलकर रखना होगा। कुमार श्री, मैं पिछले 11 महीनों से निरंतर घूम रही हूँ, विविध प्रदेशों की यात्रा की है। मेरे माता पिता मेरा विवाह करना चाहते थे, किंतु मेरी एक अटल शर्त थी, यदि कोई सुयोग्य सर्वश्रेष्ठ पति मिले तभी मैं विवाह के सूत्र में बंधूंगी, अन्यथा जीवन भर यही कौमार्य व्रत का पालन कर योगिनी बनकर विचरण करूंगी। मेरे माता पिता मेरी बात से सहमत होकर बोले, 1 वर्ष के भीतर तुम जिसको पसंद करोगी उसके साथ तुम्हारा पाणिश्रहण करेंगे। यदि इस अवधि में तुमने किसी को पसंद नहीं किया तो फिर हम अपनी इच्छानुसार तुम्हारा विवाह कर देंगे। मैंने यह बात मान ली थी। मुझे यहाँ आए 8-10 दिन हुए हैं और अब मेरे लिए केवल कुछ ही दिन शेष रहे हैं। मेरे माता पिता भी 1 सप्ताह में यहाँ आ जाएंगे। युवराज का मुख फीका पड़ गया। ओह, क्या आपको अभी तक कोई सुयोग्य साथी नहीं मिला? नहीं, यदि मिला होता तो मैं यहाँ क्यों आती? कहकर योगिनी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। आपको कष्ट न हो तो मैं एक प्रश्न करूं? हाँ, प्रसन्नता से योगिनी ने अनुमति दी। आपने किस प्रकार के जीवन साथी की कल्पना की है? मेरी कल्पना का साथी कोई अस्वाभाविक या अकल्पनीय नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जिसके प्राणों में सच्चा प्रेम, ममता और मस्ती हो, जिसके संस्कार श्रेष्ठ हों और जो ईमानदारी पूर्वक जीवन भर सहवास निभा सके, और अंतिम बात, वह मेरे मन को भा जाए। ओह, तो क्या इस अवंती नगरी में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला? योगिनी की आंखों में एक चमक आई। उसने धीमी भेदक आवाज में कहा, मिला है। युवराज चौंका, उसका हृदय जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, क्या सारा खेल ही बिगड़ गया? उसने बेचैनी से पूछ लिया, कौन है वह? यह मैं नहीं कहूंगी। योगिनी के नयनों और मुख पर लज्जा की एक हल्की लालिमा छलक उठी। युवराज अधीर हो उठा। देवी, आपने इतना बता डाला, फिर इस थोड़े से रहस्य के लिए इसे क्यों अपूर्ण रखती है? मैंने आपको जब से देखा है तब से कुतूहल जागृत हुआ था। योगिनी ने तीखा कटाक्ष किया। नहीं देवी, मात्र कुतूहल ही नहीं तो मैं शब्दों से अपना मनोभाव व्यक्त नहीं कर सकता। मैं समझ गई, योगिनी ने निर्णायक स्वर में कहा। क्या समझ गई? युवराज ने पूछा। रूप और यौवन के प्रति पुरुष मात्र को आकर्षण होता ही है। इस आकर्षण को कोई कुतूहल मानता है, कोई प्रेम मानता है और कोई केवल मोह मानता है। युवराज बेचैनी से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। मैं नौजवान हूँ, यह सच है, किंतु आज तक मैं किसी नारी के संपर्क में नहीं आया हूँ। आज ही मैंने आपको देखा और मेरे। युवराज का इकरार टूटा। क्या योगिनी राजा विक्रम के गुप्त विवाह का राज खोलने वाली है? योगिनी का सुयोग्य साथी कौन? क्या वह युवराज नहीं बल्कि कोई खतरनाक षड्यंत्रकारी है? राजा को धोखा देने वाली मनमोहिनी क्या अब युवराज को फंसाकर सीधे राज सिंहासन पर बैठेगी? प्रेम या बदला? अगले अध्याय में खुलने वाली शर्त राजघराने को हमेशा के लिए तोड़ देगी।